हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक देखिए, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे हम। यूनिट का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इसे केमिस्ट्री का सबसे इजी यूनिट बोला जाता है बच्चों। केमिस्ट्री का सबसे इजी यूनिट है ये सरफेस केमिस्ट्री। मीनिंग समझे और देखिए जरा इसमें क्या क्या टॉपिक आने हैं। नाम से, हेडिंग से ही पता चल रहा है यहां पे आपको सरफेस की ही केमिस्ट्री पढ़नी है। सिर्फ सरफेस समझते हो ना, ये अपर लेयर, ये बस इस सरफेस की केमिस्ट्री पढ़नी है। अब वो एटॉमिक लेवल तक नहीं घुसना है, ठीक है। सिर्फ सरफेस पे जो केमिस्ट्री हो रही है वो ही पढ़नी है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिख लीजिए डेफिनेशन। यूनिट का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ It is that branch of chemistry which deals with the study of any physical or chemical change, occur on the surface of any substance. On the surface of any substance. फिर से सुनिए, it is that branch of chemistry, इस यूनिट में हमने क्या पढ़ना है? It is that branch of chemistry which deals with the study of any chemical or physical change occur on the surface of any substance. सरफेस पे जो चेंजिंग आ रही है बस वो हमने पढ़नी है, ठीक है। जैसे ही देखो ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये भी सरफेस वाली चेंज है। बस ये इंक इसके अंदर तक नहीं घुसी है, बस सरफेस पे ही है, सरफेस पे ही है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री है, ये सरफेस केमिस्ट्री है। ये दीवारों पे, वॉल्स पे जो पेंट हुआ है, इट इज सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि ये पेंट बस सरफेस पे ही है, ये अंदर तक ब्रिक्स तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नो न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। इसे केमिस्ट्री का सबसे इजी यूनिट बोला जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स आपने पढ़ने हैं। कुछ कुछ वर्ड्स यहां से मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। फिर जो समझ नहीं आता उसको आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड पढ़ना है और इसी को आगे चलाना है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, बहुत सारे बच्चों में ये नाम सुना भी नहीं होगा पहले, और बहुत सारे ने सुना भी होगा। एड्सॉर्प्शन, हाँ ये वर्ड सबने सुना होगा। एब्सॉर्प्शन, ये वर्ड सबने सुना होगा। एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्ब होना, सोख लेना किसी सब्सटेंस को। लेकिन एड्सॉर्प्शन देखिए, ये थोड़ा वर्ड अलग से है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ठीक है। एक डायग्राम जो है, इमेज जब बनती है ना दिमाग में, तो वो याद रहती है ज्यादा देर तक। मैं एक कंटेनर ले रहा हूं यहां पे भी, और एक कंटेनर ले रहा हूं यहां पे भी, ठीक है जी। इस कंटेनर में हम ले रहे हैं एक सिलिका जेल। सिलिका जेल, सिलिका जेल समझते हो? देखी होगी आपने सिलिका जेल, सब बच्चों ने, सबने देखी होगी। जब हम कोई न्यू कुछ वैलेट या बैग्स या वाटर कूलर वगैरह कुछ भी बॉटल, वाटर बॉटल लेते हैं, तो उसके अंदर वो छोटी सी एक होती है ना पुड़िया सी, उसके अंदर सिलिका जेल होती है, वो सिलिका जेल ली, ठीक है। और दूसरे कंटेनर में हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड, सिंपल CaCl2। दोनों कंटेनर्स में डाला वाटर। इस कंटेनर में ये आ गया जी आपका ब्लू कलर का वाटर, ठीक है जी। ये वाटर डाल दी, वाटर H2O, और यहां पे भी डाल दिया जी ब्लू कलर का वाटर। देखना अभी डिफरेंस समझ आ जाएगा आपको। ये ब्लू कलर का वाटर दूसरे कंटेनर में भी डाल दिया। यहां पे वाटर जैसे बाहर वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड के अंदर, अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया वाटर। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहां पे क्या होगा, वाटर जो है बस सरफेस पे, वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे आके अटैच हो रहे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर सिलिका जेल के अंदर तक नहीं घुसे, बस सरफेस पे आके अटैच हो गए। इसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन। इट इज अ सरफेस फिनोमेना, अंदर तक नहीं घुसना आप इस यूनिट में। ये एड्सॉर्प्शन वर्ड है।
ठीक है, यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कैल्शियम क्लोराइड के सब्सटेंस के अंदर तक घुस गए, एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ सिलिका जेल की सरफेस पे आके अटैच हुए, सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हुए, इसे कहते हैं हम, दिस इज एब्जॉर्प्शन। रीजन कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, वाटर को अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिला होगा, इसके पोर्स स्मॉल होंगे, रास्ते नहीं मिलेगा अंदर जाने का, ये इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, और यहां पे रास्ता मिल गया होगा अंदर जाने का, इट इज एब्जॉर्प्शन, इट इज एब्जॉर्प्शन। समझ आ रहा है एब्जॉर्प्शन फिनोमिना? नहीं समझ आ रहा तो हम इतनी एग्जांपल्स करेंगे कि बहुत सारी चीजें अब यहीं से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आप फिर रियल लाइफ में भी घर में और घर के आगे पीछे देखना, घर में ही देखना, अभी बाहर कहीं नहीं जाना, घर में ही देखना, आपको कितनी एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल्स मिल जाएंगी, बहुत सारी एग्जांपल्स। ठीक है, फिर से देखिए क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन में। एक बड़ा सा सब्सटेंस है, जनरली ये सॉलिड होगा, ये जनरली सॉलिड होगा, एक बड़ा सा सब्सटेंस है बच्चों, इसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। बड़ा सा सब्सटेंस है एड्सॉर्बेंट, और उसपे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के या लिक्विड के या गैसेस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कहीं से आ रहे हैं और आके सरफेस पे अटैच हो रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, बस सरफेस पे आके अटैच हो रहे हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। जिसकी सरफेस पे अटैच हुए एड्सॉर्बेंट, और जो अटैच हुए उन्हें कहते हैं एड्सॉर्बेट। जो अटैच हुए एड्सॉर्बेट, और जिसकी सरफेस पे आके अटैच हुए एड्सॉर्बेंट। समझ आया? क्लियर हुआ? बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे अभी हम, टेंशन ना लेना। देखिए, तो एक एग्जांपल तो आपके सामने ही है, ये देखिए, सिलिका जेल इज एड्सॉर्बेंट, और इसकी सरफेस पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं, ये है एड्सॉर्बेट, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। ये व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हो ना, ये व्हाइट बोर्ड, इट इज एड्सॉर्बेंट, ये एड्सॉर्बेंट है, और ये जो सरफेस पे उसकी जो इंक देख रहे हो आप, ब्लैक और ब्लू कलर की, ये है एड्सॉर्बेट, जो मैं आराम से यहां से रिमूव भी कर सकता हूं। परमानेंट मार्कर से लिख लूं तो वो रिमूव नहीं कर सकता। ये हम फैक्टर्स में देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में। ठीक है, आपकी वॉल्स, आपके घर की वॉल्स जो है ना बच्चों, वो है एड्सॉर्बेंट, और उसकी सरफेस पे जो आप पेंट कर रहे हो ना, वो है एड्सॉर्बेट, एंड द फिनोमिना इज नोन एज एड्सॉर्प्शन, और इस फिनोमिना को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो जो भी सरफेस का फिनोमिना है, जहां पे भी आपको लगेगा ना एड्सॉर्प्शन। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद ही सोचिए, और बहुत सारी एग्जांपल्स मैं अभी और भी आपको बताता हूं। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स और भी, वो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एनिमल चारकोल कहा जाता है, एनिमल चारकोल इज बेस्ट एड्सॉर्बेंट एक्टिवेटेड फॉर्म में। एनिमल चारकोल, एनिमल जानवर का चारकोल, एनिमल चारकोल बेस्ट एड्सॉर्बेंट है। अगर आप एक कंटेनर में वाटर ले लो ना, ऐसे ही एक कंटेनर में वाटर, और वाटर में इंक ले लो, मान लो ब्लू कलर की इंक डाली हुई है, और अगर आप उसमें एनिमल चारकोल का एक पीस डाल दो, तो इंक के सारे पार्टिकल्स उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बच्चों, एनिमल चारकोल की सरफेस पे। एनिमल चारकोल इज बेस्ट एड्सॉर्बेंट, और इंक पार्टिकल्स आ गए एड्सॉर्बेट। थोड़ी देर के बाद उस एनिमल चारकोल को बाहर निकालो, पीछे वाटर बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। ठीक है, तो वाटर प्यूरिफाई करने के लिए आप चारकोल या एनिमल चारकोल का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक चारकोल की आपने वो एड भी देखी होगी, एक्टिवेटेड चारकोल पॉन्ड्स, इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल जो सरफेस की फेस की सारी डर्ट को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो वो भी एड्सॉर्प्शन का ही फिनोमिना है। चारकोल इज बेस्ट एड्सॉर्बेंट, उसकी सरफेस पे वो डर्ट अटैच हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये क्रीम्स वगैरह जो है, ये सब एब्जॉर्प्शन, ये ब्लड तक नहीं घुसती, ब्लड तक एब्जॉर्ब नहीं होती स्किन से, ये सिर्फ सरफेस पे ही रहती हैं। ज्यादा से ज्यादा इनर लेयर तक चले जाएंगे, एक और लेयर तक, बस स्किन पे ही, सरफेस पे ही है। इट इज एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन का ही फिनोमिना है बच्चों। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, मैक्सिमम मेडिसिन जो है ना बच्चों, वो भी एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना शो करती हैं बॉडी में जाके।
या तो बैक्टीरिया वायरस की सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं वो एंटीबायोटिक्स, या उनको अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करवा लेते हैं और वहीं पे उसकी सेल वॉल को ब्रेक करके उसको किल कर देते हैं। ठीक है, साबुन कहते हैं ना, साबुन से अच्छे से, आजकल कोरोना वायरस के लिए क्या कहते हैं, साबुन से अच्छे से हाथ धो जी। सैनिटाइजर से भी बेस्ट है साबुन, कोई भी साबुन चलेगा। क्यों? क्योंकि वायरस की जो वॉल है ना वो फैट्स है, फैट्स की वॉल है, और साबुन में भी फैट्स होते हैं, वो एक दूसरे की सरफेस पे एड्सॉर्ब होके जब साबुन बहेगा तो वो भी बह जाएगा, आपकी बॉडी पे उस पे नहीं बहेगा। ठीक है, अल्कोहल 70% से ज्यादा चाहिए। ठीक है, तब जाके उससे उसमें भी यही फिनोमेना है, वही उसकी सेल वॉल को ही डिसॉल्व करना है उसमें। अल्कोहल भी यही फिनोमेना कर रहा है, लेकिन 70% से ज्यादा चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वाइन शॉप खुलेगी तो दारू पियेंगे और कोरोना को भगाएंगे, और रॉन्ग है। ठीक है, उसमें परसेंटेज बहुत कम है, 70% नहीं पी सकते। 70% पियोगे तो कोरोना से पहले ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है जी, तो वापस एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना पे आते हैं। मैं ये कह रहा हूं बहुत सारे एग्जांपल्स, आपके कपड़ों को ये जो डाई लगाई गई है ना, ये जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो आप, इट इज सरफेस फिनोमेना, इट इज एब्जॉर्प्शन। इतनी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, अब खुद कुछ एग्जांपल्स खुद भी सोचिए आप। जो भी सरफेस पे अटैचमेंट, बस सरफेस पे अटैचमेंट हो रही है, अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। ठीक है, एक चौक लीजिए, वो पहले ब्लैक बोर्ड और चौक होते थे ना, वो चौक सबने देखा ही होगा। चौक लीजिए, चौक को वाटर में डिप कीजिए, ये मान लीजिए व्हाइट चौक है, इसको वाटर में डिप कीजिए, थोड़ी देर के लिए रखिए उसको। ठीक है, फिर निकालिए और वाटर से वो वेट हो गया होगा, उस चौक को ब्रेक करो, ब्रेक करके आप देखोगे वाटर अंदर तक एब्जॉर्ब हुआ होगा, चौक अंदर तक गीला हुआ होगा, वेट हुआ होगा। अब एक और ऐसा चौक लीजिए और उसको इंक में डिप कीजिए, व्हाइट चौक को ब्लू कलर की इंक में डिप कर दो, वो चौक ब्लू कलर का हो जाएगा। उस ब्लू कलर के चौक को तोड़ के देखना, अंदर से वो व्हाइट ही होगा, अंदर से वो व्हाइट ही होगा। मतलब इंक के पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज के थे, वो चौक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, वो बस सरफेस पे ही अटैच रह गए। सरफेस फिनोमेना, इट इज एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना आप खुद सोचना बच्चों, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको घर में ही दिख जाएंगी, और जहां पे कंफ्यूजन आएगी जरूर पूछिए, व्हाट्सएप करके पूछिए कि सर इसमें ये वाली एग्जांपल को एड्सॉर्प्शन कहें या ना कहें। ठीक है, तो वापस अपनी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो एड्सॉर्बेंट है, और जिसकी सरफेस पे और जो सरफेस पे आके अटैच हो रहा है वो एड्सॉर्बेट है। एड्सॉर्बेंट जनरली सॉलिड ही होगा, सॉलिड्स ही बेस्ट एड्सॉर्बेंट है, और एड्सॉर्बेट सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड वाटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या कोई भी गैसेस हो सकते हैं। वो हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में कौन कौन हो सकता है। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस आपको यहां पे करनी है बच्चों, वो साथ साथ में लिख लेना आप। जैसे एक डेफिनेशन है डीसॉर्प्शन, DESORBTION, डीसॉर्प्शन। एक डेफिनेशन एब्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। एक डेफिनेशन एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है। एड्सॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स को, एड्सॉर्बेट जो स्मॉल पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं। और अब एक डेफिनेशन है डीसॉर्प्शन। डी का मतलब होता है रिमूव करना, एलिमिनेट करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता था। डी का मतलब है एलिमिनेट करना। तो डीसॉर्प्शन का मीनिंग है एड्सॉर्बेंट की सरफेस से एड्सॉर्बेट को रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ, लिख लीजिए डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट, removal of adsorbate from the surface of adsorbent। adsorbate की सरफेस से adsorbate को adsorbent की सरफेस से रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, इसे कहते हैं डीसॉर्प्शन। व्हाइट बोर्ड पे ये मैंने ब्लैक इंक से लिखा, ये हो गया एड्सॉर्प्शन, और ये हटा दिया, ये हो गया डीसॉर्प्शन। व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक इंक से लिखा एड्सॉर्प्शन, और ये हटा दिया, तो ये हो गया डीसॉर्प्शन। सिंपल।
सिलिका जेल की सरफेस से वाटर को हटा दिया, डिसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन। सिंपल सी डेफिनेशन। मैं कह रहा हूं पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजी यूनिट है बच्चों ये, पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजी यूनिट है ये, इससे इजी कोई नहीं है। वाइवा में मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं, सर हमें सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछिए प्रैक्टिकल के वाइवा में। बस ये लॉजिक समझने हैं, सिर्फ ये छोटे छोटे वर्ड समझने हैं। कहीं पे डिसॉर्प्शन करना इजी होता है, कहीं पे डिसॉर्प्शन करना मुश्किल होता है। उनकी बॉन्डिंग उनकी टाइप्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस मार्कर से लिखा है तो डिसऑप्शन करना आसान है, अगर परमानेंट मार्कर से लिख लूं तो डिसऑप्शन करना मुश्किल है। नामुमकिन कुछ नहीं, मुश्किल है। ठीक है, रिमूव उसको भी कर सकते हैं, मुश्किल है। इट मींस उसमें बॉन्डिंग अच्छी बन रही होगी, यही रीजन हो सकता है। ठीक है, ये वॉल्स के ऊपर जो पेंट किया गया है वो एडसॉर्प्शन है, और अगर उस पेंट को हटाना है, जो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, उसको हटाना है तो वो डिसऑर्प्शन। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, और एक लास्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, ये सब समझने के बाद एक लास्ट डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों, ज़ॉर्प्शन। ये छोटी मोटी सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ज़ॉर्प्शन, SORPTION, ज़ॉर्प्शन। When both adsorption and absorption take place simultaneously, जब एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे होंगे उसे कहते हैं ज़ॉर्प्शन। SORPTION, ज़ॉर्प्शन। मतलब एक कंटेनर में आप वाटर लो, सिलिका जेल भी ले लो, कैल्शियम क्लोराइड भी एक साथ ले लो एक ही कंटेनर में, तो सिलिका जेल में होगी एडसॉर्प्शन और कैल्शियम क्लोराइड में होगी एब्जॉर्प्शन। बस इसी को कहते हैं ज़ॉर्प्शन। डेफिनेशन जरूर लिखिए। When both adsorption and absorption take place simultaneously। ठीक है जी, इजी है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से सुन लो कौन कौन सी डेफिनेशन। पहले तो सरफेस केमिस्ट्री वर्ड का मीनिंग समझिए, सरफेस की केमिस्ट्री पढ़नी है बस, सरफेस की। फिर कुछ वर्ड समझिए, एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडसॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, एडसॉर्बेंट जो आके अटैच हो रहे हैं, और अगर रिमूव हो रहे हैं तो डिसऑप्शन। अटैच हो रहे हैं तो एडसॉर्प्शन, रिमूव हो रहे हैं तो डिसऑप्शन। और एक क्लास में एक और डेफिनेशन, ज़ॉर्प्शन। व्हेन बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब दोनों फिनोमिना एक साथ हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ज़ॉर्प्शन। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी सोचिए, अपने घर में ही देखिए आप, जो आपको लगता है कि ज़ॉर्प्शन हो रही है या एडसॉर्प्शन हो रही है या डिसऑप्शन हो रही है, इसको सोचिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपके पास एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। अभी आपने एडसॉर्प्शन वर्ड का मीनिंग समझा, एडसॉर्प्शन क्या होती है, एडसॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइड करता है, एडसॉर्बेट उसकी सरफेस पे आके अटैच होते हैं, वो सब आपने पढ़ा। डिसऑप्शन पढ़ा, ज़ॉर्प्शन का वर्ड का मीनिंग पढ़ा, एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस समझा। अब हमने इस पूरे यूनिट में एडसॉर्प्शन पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री अभी भी बताया ना मैंने आपको, सरफेस की केमिस्ट्री पढ़नी है। तो पहले उसके टाइप्स कर लेते हैं। सिंपल सी 2 टाइप्स हैं। एक है फिजिकल एडसॉर्प्शन, या इसे हम फिजियोजॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरी है केमिकल एडसॉर्प्शन, या इसे हम केमिजॉर्प्शन कहते हैं। सिंपल सी 2 टाइप्स हैं। एक फिजिकल एडसॉर्प्शन है, एडसॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन को हमने साइड पे छोड़ दिया, एडसॉर्प्शन। अब एक फिजिकल एडसॉर्प्शन है और एक केमिकल एडसॉर्प्शन है, और इनके नाम से ही इन वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि हम इन 2 टाइप्स के बारे में भी समझ लें और इन दोनों का डिफरेंस भी कर लें, और कुछ कंपैरिजन है तो वो भी मैं साथ साथ में बता दूंगा। फिजिकल, फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। सिंपल है, सबसे मेन पॉइंट, फर्स्ट डिफरेंस जो है वो समझिए। मेन पॉइंट क्या है, फिजिकल एडसॉर्प्शन में जब एडसॉर्बेंट की सरफेस पे, मान लीजिए ये एडसॉर्बेंट है, इसकी सरफेस पे एडसॉर्बेट पार्टिकल आके अटैच हो रहा है, तो बच्चों कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगी, कोई ना कोई बाइंडिंग तो होगी जिससे ये एडसॉर्बेंट की सरफेस पे एडसॉर्बेट पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसी फोर्स है जिससे इस व्हाइट बोर्ड पे मैं इस इंक से लिख रहा हूं। अगर ये इंटरेक्शंस
अगर ये एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट की अट्रैक्शंस फिजिकल इंट्रैक्शंस हैं, वीक फिजिकल वंडरवाल्स इंट्रैक्शंस पढ़ा था हमने 11th में, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस हो गई, वो वाली इंट्रैक्शंस। अगर ऐसी इंट्रैक्शन से एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच हुआ है तो उसे हम कहेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। कोई रियल की बॉन्ड नहीं बनी है, इनके बीच में कोई कोवलेंट आयनिक कोई बॉन्ड नहीं है, बस फिजिकल इंट्रैक्शन। डस्ट पार्टिकल्स आए, सरफेस पे अटैच हो गए, आराम से रिमूव भी हो जाएंगे, इट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है बच्चों, एक रियल की केमिकल बॉन्ड बनेगी। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट आपस में रियल की केमिकल बॉन्ड, 3 तरह की बॉन्ड होती है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनमें से कोई एक रियल की बॉन्ड बनेगी, एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे आके रियल की बॉन्ड बनाएगा, उसे कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये सही में एड्सॉर्प्शन है, ये सही में अटैचमेंट है, रियल की केमिकल बॉन्ड बन रही है। बॉन्ड बन गई फिर ब्रेक नहीं होगी वो अपने आप, हमें ही एनर्जी देके ब्रेक करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे कोई भी एड्सॉर्बेट किसी भी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे बस फिजिकली अटैच हो गया, फिजिकली एड्सॉर्ब हो गया, कोई रियल की केमिकल बॉन्ड नहीं है। ये मेन डिफरेंस है। जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, आगे और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, पहले ये एग्जांपल। मैं इस व्हाइट बोर्ड पे इस मार्कर से लिख रहा हूं बच्चों, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ये फिजिकल इंटरेक्शन से अटैच है। देखो आराम से रिमूव भी कर सकता हूं मैं इसको, देखिए आराम से रिमूव कर सकता हूं। लेकिन अगर परमानेंट मार्कर से यहां पे लिखूं तो वो नहीं मिटता इतना इजीली, उसके लिए कोई रिएक्शन कोई केमिकल लेना पड़ता है कोई दूसरा। इट मींस परमानेंट मार्कर ने रियल की केमिकल बॉन्ड बना ली इसके साथ, तो वो हो गई केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है जी। वॉल पे ये जो पेंट है, अब निकल नहीं रहा यहां से, ये पेंट, ये जो पेंट नहीं निकल रहा ना, इट मींस इसने बॉन्ड बना ली अब सीमेंट के साथ, इट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो रियल लाइफ में बच्चों कुछ जगह पे होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, कुछ जगह पे होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, मैंने आपको कहा कि एड्सॉर्प्शन की रियल लाइफ की एग्जांपल्स जो हैं वो इमेजिन कीजिए या अपने घर के आगे पीछे देखिए, और साथ साथ में अब ये भी देखना है कि वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या केमिकल एड्सॉर्प्शन है, और अगर कंफ्यूजन है तो अपने टीचर से पूछिए। ठीक है जी। मेन डिफरेंस जो फर्स्ट डिफरेंस है ये समझ आएगा तो ही ये सारे पॉइंट समझ आएंगे बच्चों। ये मेन डिफरेंस है फर्स्ट, इसमें फिजिकल इंटरेक्शंस हैं एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट में, और इसमें एक रियल की केमिकल बॉन्ड है। सेकंड पॉइंट देखिए, अब वो सारे पॉइंट्स इसी से रिलेटेड है। नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस, सही बात है, कोई रियल की बॉन्ड ही नहीं बन रही तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। बस एड्सॉर्बेट आया कहीं से उड़ते उड़ते, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच हो गया, डिटैच भी हो सकता है, कोई बॉन्ड नहीं बन रही, कोई कंपाउंड नहीं बन रहा। यहां पे एक रियल की केमिकल बॉन्ड बन रही है, इट मींस रियल का कंपाउंड बन रहा होगा सरफेस पे, सरफेस में रियल में कोई नया एक कंपाउंड बना रहे होंगे वो। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट फर्स्ट के साथ रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स फर्स्ट के साथ, फर्स्ट पॉइंट के साथ रिलेटेड होंगे। देखते जाइए आगे। इट इज रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल है, केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। लिखने के लिए, रट्टा मारने के लिए तो लिख लोगे ये सारे पॉइंट्स, मैं भी आपको ये सेंड कर सकता हूँ ये सारे पॉइंट्स बुक से फोटो खींच के, लेकिन समझना जरूरी है बच्चों। समझोगे तो फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवर्सिबल, फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल है, मतलब एड्सॉर्प्शन हुई, डिसॉर्प्शन भी अपने आप हो गई, अटैचमेंट हुई, फिर डिटैचमेंट भी अपने आप हो गई, रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, क्यों? क्योंकि कोई रियल की बॉन्ड ही नहीं है, एक जस्ट फिजिकल इंटरेक्शन है, रियल की कोई बॉन्ड ही नहीं है, फिर कौन सी एड्सॉर्प्ट, फिर कौन सा इरिवर्सिबल है कुछ। ये रिवर्सिबल है, आराम से रिमूव हो सकते हैं। लेकिन यहां पे केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक रियल की केमिकल बॉन्ड बन गई है। ठीक है, रियल की केमिकल बॉन्ड अपने आप कभी ब्रेक नहीं होती, यहां तो एनर्जी सप्लाई, यहां तो कोई नया केमिकल डालना पड़ेगा, तब जाके उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है जी। इट इज इरिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, इस लाइन का मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है, अभी हमने लास्ट यूनिट खत्म किया, उसी में केमिकल काइनेटिक्स में। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, याद है ना एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी
supplied to the reactants so that they can cross energy barrier and convert it to products. वो ग्राफ पढ़ा था ना हमने एक्टिवेशन एनर्जी वाला, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इसी यूनिट में हमने कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि कैटलिस्ट भी एड्सॉर्प्शन का ही फिनोमेना शो करता है, कैटलिस्ट भी सरफेस ही प्रोवाइड करता है। तो वो ग्राफ फिर से आएगा एक बार। केमिकल काइनेटिक्स में भी है कैटलिस्ट, इस यूनिट में भी है कैटलिस्ट, मैंने उसमें नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में बताया। पूरा रियल आइडिया, सही वाला आइडिया अब इस यूनिट में बताऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा ना सोचना कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट छोड़ ही दिया, यहां पढ़ेंगे अब हम वो कैटलिस्ट, और अगेन वो वाला ग्राफ रिपीट करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी थी किसी रिएक्शन को होने के लिए, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहां कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही। ये तो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल अटैचमेंट है, तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे केमिकल बॉन्ड बनानी है, रियल की बॉन्ड रिएक्शन करनी है, तो बच्चों ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तभी तो न्यू बॉन्ड बनेगी। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट रिक्वायर। ये प्रोसेस होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी की बात करें तो थोड़ा सा वो पॉइंट भी बता देता हूं। आई थिंक 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल, 20 से 40 किलो जूल्स एनर्जी से ये एड्सॉर्प्शन फिजिकल हो जाती है। लेकिन यहां पे रियल की केमिकल बॉन्ड बनानी है तो इतनी कम एनर्जी में काम नहीं चलेगा। 40 किलो जूल से लेके 400 किलो जूल्स तक पर मोल के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ती है केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, ठीक है जी। चलो खैर, वो एक्टिवेशन एनर्जी में वो पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, पॉइंट नंबर 5, इट इज नॉट स्पेसिफिक, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में लिखा हुआ है इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। अब स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक, ये वर्ड का मीनिंग समझिए। स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं। सेम स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग बच्चों ऐसा ले लो आप, जैसे एक पर्टिकुलर लॉक में एक पर्टिकुलर की ही फिट हो सकती है और उसे ओपन कर सकती है। कोई भी लॉक ले लो और कोई भी की ले लो, वो उसमें फिट होकर उसे ओपन नहीं कर पाएगी। एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की चाहिए। स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग ये है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई रियल की बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, फिजिकल इंटरेक्शन है, तो कोई भी एड्सॉर्बेंट किसी भी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे आ गया, अच्छी एड्सॉर्प्शन होगी तो ठीक, नहीं तो डिसऑर्प्शन हो जाएगी। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। इसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक रियल की बॉन्ड बन रही है, रियल की केमिकल बॉन्ड बन रही है। तो कोई भी एड्सॉर्बेट, कोई भी एटम किसी भी एटम के साथ ऐसे ही अपने आप बॉन्ड नहीं बना सकता। प्रॉपर वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कुछ चाहिए। तो ये स्पेसिफिक इन नेचर, पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे पर्टिकुलर एड्सॉर्बेट ही आके बॉन्ड बना पाएंगे। यहां कोई बॉन्ड है नहीं तो कोई भी किसी पे भी आ जाए। इस व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ ये इंक नहीं आएगी, इस पर डस्ट पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, इस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, फिजिकली अटैच हो सकता है। लेकिन केमिकल बॉन्ड, रियल की बॉन्ड तो कोई कोई ही बनाएंगे, जैसे परमानेंट मार्कर। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का वर्ड का मीनिंग आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। एक एड्सॉर्बेट आए, फिर एक और आए, फिर और आए, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, लेयर पे लेयर, फिर एक एड्सॉर्बेंट, बहुत सारे एड्सॉर्बेंट या एक एड्सॉर्बेंट और बहुत सारे एड्सॉर्बेट आपस में बहुत सारी लेयर्स बना सकते हैं, क्योंकि रियल की कोई बॉन्ड है ही नहीं। बस फिजिकल इंटरेक्शन से अटैच होना है। अटैचमेंट अच्छी रही तो उधर रहेंगे, नहीं रही तो उड़ जाएंगे। केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे पर्टिकुलर एड्सॉर्बेट ही अटैच हो सकते हैं। बस अब ये नहीं है कि ये अटैच हुए फिर और आके अटैच हो जाएंगे, और आके अटैच हो जाएंगे। बॉन्ड बन गई, अब दोनों तरफ से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, एक ही लेयर बनेगी बस, सिंगल लेयर। इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, एक ही लेयर बनेगी। बात वही आ गई स्पेसिफिक वाली। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट डिक्रीज विद, देखिए दिख रहा होगा आपको, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट करोगे, वीक फिजिकल इंटरेक्शंस हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक फिजिकल इंटरेक्शंस हैं,
तो एड्सॉर्बेट आराम से वहां से रिमूव हो जाएंगे। थोड़ा सा भी हीट करोगे, गए हवा में। वहां पे रियल की केमिकल बॉन्ड है। रियल की केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक टेम्परेचर वाला, आर्हेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, तो यहां टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन में रियल की केमिकल बॉन्ड बननी है, रियल की केमिकल रिएक्शन होनी है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, हो सकता है जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की बॉन्ड बनी हुई है कहीं वो ही ना ब्रेक हो जाए। तो इसलिए देखो मैंने क्या लिखा, इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। केमिकल एड्सॉर्प्शन फिजिकल में एक फिजिकल इंटरेक्शन है, तो कोई भी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे कोई भी एड्सॉर्बेंट आके अटैच हो रहा है, रियल की बॉन्ड नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उड़ जाएंगे वो मॉलिक्यूल्स। केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बननी है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगी तभी न्यू बॉन्ड बनेगी, तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो न्यू बॉन्ड्स बनी हुई हैं वो भी कहीं ब्रेक ना हो जाए। तो इसलिए लिखा फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट प्रेशर वाला पॉइंट। प्रेशर वाला पॉइंट जनरली गैसेस के लिए होगा। अगर गैसेस एड्सॉर्बेट हो तो उनके लिए होगा। प्रेशर इंक्रीज होने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगी, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो। प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे तो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल्स। प्रेशर वाला पॉइंट गैसेस के लिए काम करेगा। तो ये सिंपल से डिफरेंस है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। ठीक है जी। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक लाइन यहां पे ड्रा कीजिए सेंटर में, एक साइड लिखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक साइड केमिकल एड्सॉर्प्शन। टॉपिक भी खत्म हो जाएगा प्लस उनके डिफरेंस भी आ जाएंगे। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना, ये पॉइंट्स लिखते लिखते कुछ चीजों का ध्यान रखना। सुनिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। मान लीजिए आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन points to differentiate physical and chemical adsorption, physiosorption and chemical adsorption। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है 3 to 4 या 5 पॉइंट्स लिखेंगे। 5 मार्क्स का तो आने वाला नहीं, आ गया तो फिर 5 से ज्यादा सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो आई थिंक 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया, ये है ही थ्योरी वाला चैप्टर, तो थ्योरी वाले ही क्वेश्चन आएंगे। तो सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको बस 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो वैसे तो आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये पॉइंट ना छोड़ देना कहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छोड़ देना। आप कहना सर हमने तो सारे पॉइंट्स लिखे थे, हमने तो एक्स्ट्रा लिख दिए थे तब भी मार्क्स कट हो गए। अरे मेन डिफरेंस तो ये है, तो ये थोड़ा छोड़ सकते हो, ये पॉइंट नहीं छोड़ सकते, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट नहीं छोड़ सकते, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला पॉइंट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये 3 तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नहीं तो फिर 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, सारे पॉइंट्स लिख दो ताकि मार्क्स कट होने के कोई चांसेस ही ना रहे। एकेडमिक्स में एंट्रेंस में तो लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे इस पे। एग्जाम्पल है ये, तो बताओ जी इस एग्जाम्पल में कौन फिजिकल एड्सॉर्प्शन शो कर रहे हैं, कौन केमिकल, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक और चीज सुनिए बच्चों, जब भी कभी एड्सॉर्प्शन होगी फिजिकल या केमिकल, जब भी कभी एड्सॉर्प्शन होगी, ये एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्बेट अटैच हो रहा है, हमेशा पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है। सुना ध्यान से, फिर से सुनिए। इस एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे ये एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स आके अटैच होंगे। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन होनी है फिजिकल होनी है वो तो यहां जाके पता चलेगा, लेकिन पहले हमेशा फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल इंटरेक्शन ही होगी। पहले हाय हेलो होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। अगर रियल की बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे तो बॉन्ड बना लेंगे, नहीं तो वो फिजिकली अटैच रहेंगे और फिर रिमूव भी हो जाएंगे। अगर आप घर में वॉल पे पेंट कर रहे हो तो उसी टाइम मिटा दो तो मिट भी जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब अच्छी तरह से वो ड्राई हो गया, सूख गया, फिर रियल की केमिकल बॉन्ड बन गई।
इस व्हाइट बोर्ड पे जैसे आपने परमानेंट मार्कर से लिखा, उसी वक्त आप थोड़ा बहुत मिटा भी सकते हो, उसको डिस्टर्ब कर सकते हो उसे, लेकिन एक बार वो ड्राई हो गया, बॉन्ड बना ली उसने उसके साथ, फिर नहीं रिमूव हो सकता। इट मीन्स शुरू में पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही होती है। समझ आया ये पॉइंट ध्यान से? हमेशा जब भी पहले कोई एड्सॉर्प्शन होगी, फिजिकल या केमिकल, जो भी एड्सॉर्प्शन होगी, पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही होनी है। आफ्टर दैट अगर चांसेस होंगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी, नहीं तो वो वैसे ही के वैसे ही रहेगी। मतलब आपको मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन, सिर्फ एड्सॉर्प्शन लिखा हुआ है तो आप उसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन मान के चलना बच्चों। अगर सिर्फ एड्सॉर्प्शन वर्ड लिखा है मतलब फिजिकल है, क्योंकि पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही होती है, फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है? और एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं सोचने का, ठीक है? सोचिए जरा, जब एड्सॉर्प्शन हो रही होती है, जब एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स अटैच हो रहे होते हैं, ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन एनर्जी रिलीज होती है या गेन होती है? ये सोचिए जरा, सिर्फ सोचना है आपको इसको। एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, एक्सोथर्मिक इफेक्ट है या एंडोथर्मिक इफेक्ट है? ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, जब एड्सॉर्बेट की सरफेस पे अटैच हो रहे होते हैं, तब एनर्जी रिलीज होती है या गेन होती है? ये आपने सोचना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।